हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ ईजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हम सब ने देखा था जैन था, उसने एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर ड्रीम देख लिया था जिसमें जो यीबो था वो जैन को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था क्योंकि जैन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था इसीलिए। लेकिन जब वो उठता है तो ईबो उसे शेक करता है और बोलता है, जैन तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आज तक तुम्हें टॉर्चर भी नहीं किया है, फिर तुम क्यों डर रहे हो? लेकिन जैन इग्नोर करता है। ईबो उसे बोलता है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हारी जगह तुम्हें पता नहीं है क्या? लगता है मुझे ही तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी, तुम्हारी जगह कहाँ है? जब जो जैन था वो ये सुनता है तब वो कंफ्यूजिंगली ईबो को देखता है और बोलता है, मेरी जगह क्या मतलब है इसका? ईबो जैन को अपनी गोद में कैरी करते हुए ब्राइडल स्टाइल में बेड पर लेकर आता है, उसे फेंक देता है और बोलता है, तुम्हारी जगह यहाँ पर है। तुम बस मुझे यहाँ पर सर्व करने के लिए हो, तुम ओनली मेरे प्लेजर के लिए हो। ये सुनकर जैन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा हो जाता है कि इसने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, क्या मैं इसका कोई मिस्ट्रेस या फिर मैं इसका एक टॉय हूँ? हाँ। जैन फिर कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप बेड के ऊपर आने के बाद वो ब्लैंकेट को लेता है अपने ऊपर और वो लेट जाता है ईबो की ओर अपनी पीठ करके, अपने आप को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। ईबो जब जैन की ये हरकतें देखता है तब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ईबो जल्दी से अपनी शर्ट को उतारता है और वो बेड पर फेंक देता है और वो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर आता है और फिर वो अपने हाथों को जैन के कमर के वेस्ट के अराउंड चारों तरफ रैप करता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे पकड़ लेता है कसकर। लेकिन जैन ईबो पर कोई ध्यान नहीं देता है, वो ऐसे ही चुपचाप लेटा रहता है। जब उसे फील होता है कि ईबो उसे मतलब उसके हैंड्स जो हैं वो जैन की बॉडी पर है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। जैन को बिल्कुल भी स्लीपी फील नहीं हो रहा था। तब वो धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैन अपने मन में सोचता है वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, अब वो इन सब टॉर्चर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ईबो ने यहाँ पर उसे एक पिंजरे में कैद करके रखा है, वो उसे इस रूम से बाहर नहीं जाने देता। इस रूम के बाहर स्पेशली ईबो ने 2 गार्ड्स को रखा है ताकि वो जहन अगर बाहर जाने की कोशिश भी करे तो उसे न जाने दे। जहन पूरी तरह से कैद हो चुका है इस रूम के अंदर। यहाँ तक कि ईबो ने उसे ये भी कहा है कि वो जैसे चाहे वैसे ही जहन का इस्तेमाल कर सकता है, उसे यूज़ कर सकता है और जहन अपने आप को बिल्कुल भी बचा नहीं पाएगा। ईबो एक बीस्ट है, पूरी तरह से शैतान है वो, बिल्कुल भी शैतान से कम नहीं है वो। यहाँ तक कि उसने ड्रीम में मेरे पैरों को भी जला दिया था आयरन रोड से। वो कितना डेंजरस है। मॉम, डैड, मुझे मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं अब और नहीं सहना चाहता हूँ ये सब चीज़ें। मैं थक गया हूँ अपनी लाइफ से। मैं अब और स्ट्रगल नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ आप अपने इस आशिन की हेल्प कीजिए प्लीज़। आपका ज़ैन आपको बहुत याद कर रहा है। प्लीज़ मॉम, डैड, मैं अब और नहीं सह सकता हूँ। ये बोलकर जैन की आंखें फिर से नम हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जैन फिर से रोने लगता है, वो भी सिसकने लगता है। ईबो जब फील करता है कि जैन सिसक रहा है तब वो भी देखता है और मतलब उसे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैन जल्दी से अपने माउथ पर अपना हाथ रख लेता है और अपने आप को शांत कराने की कोशिश करता है। ईबो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार जैन को हुआ क्या है? आज तो मैंने बिल्कुल भी उसे टॉर्चर भी नहीं किया है, फिर ये बिना बात के क्यों रो रहा है? ईबो फिर जैन को फेस से पकड़ता है और उसे अपनी ओर कर लेता है। ईबो जैन का फेस देखता है, जैन चुपचाप मतलब फिर से वो नॉर्मल हो जाता है और उसकी आंखें बंद ही थी और अब उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। वो अपने आप को काम डाउन करवाने की कोशिश करता है और वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। ईबो जैन का फेस पकड़ता है, उसे देखता है अच्छे से, फिर वो जैन को अपनी ओर खींच लेता है और उसे गले लगा लेता है। जैन का फेस ईबो के चेस्ट पर था, लेकिन जैन कुछ भी नहीं कर रहा था। ईबो को जैन की सांसें जो थी अपने चेस्ट पर फील हो रही थी। जैन जो है वो सोने का प्रिटेंड करता है। ईबो भी बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता, वो जैन के सर को पकड़ता है, फिर थोड़ा उसे देखता है, फिर उसके आर्म्स को पकड़ता है और अपने जो हाथ थे वो जैन की वेस्ट के अराउंड चारों तरफ रैप करता है और उसे हग कर लेता है। जैन बिल्कुल भी नहीं हिलता और दूसरी तरफ ईबो भी समझ गया था कि जैन सिर्फ सोने का प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी जैन को अचानक से अपने फोरहेड पर ईबो के लिप्स फील होते हैं। जैन ने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी ईबो से, क्योंकि ईबो ने उसकी छोटी सी फैमिली को किडनैप किया था।
ज़ैन चुपचाप रहता है और वो फील करता है और समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार ईबो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो उसके एक्शन को समझ रहा था। तभी ज़ैन को फील होता है कि ईबो के हैंड्स जो हैं वो उसके सर पर मूव कर रहे हैं, उसके बालों को सहला रहे हैं। ज़ैन को ये सब चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रही थी, क्योंकि इन दोनों में जो ईबो का बिहेवियर था ज़ैन को लेकर और आज जो वो बिहेव कर रहा था ये बहुत ही टोटली डिफरेंट था। ज़ैन मतलब समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये इंसान है क्या। ज़ैन जो है वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ईबो आज इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, क्यों वो उसकी केयर करने का दिखावा कर रहा है। जब वो जगा हुआ होता है तो ईबो उसे टॉर्चर कर रहा है और आज वो उसकी ऐसे टेक केयर कर रहा है। ईबो ज़ैन की फिर फोरहेड को देखता है और फिर वो उसके बालों को रफल करता है और फिर वो ईबो ज़ैन को और भी अपने क्लोज कर लेता है, उसे टाइट करके पकड़ लेता है। फिर ईबो अपने हाथ को ज़ैन के बालों से हटाता है और उसकी कमर पर रख देता है और फिर वो 2 मिनट के अंदर ही सो जाता है। लेकिन ज़ैन पिछले 1 घंटे से सो नहीं पा रहा था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटा हो चुका था। ज़ैन फिर धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो उसी पोजीशन में रहता है, वो बिल्कुल भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। ज़ैन लेटे हुए ही ईबो के ऊपर अपने मन में सोचता है कि वो इस चीज़ से भाग नहीं सकता है, वो यहाँ से अब कभी नहीं जा सकता। उसे जैसा ईबो बोलेगा उसे ईबो की विश के अकॉर्डिंग ही इस डिमेंशन में रहना होगा। अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो फिर ईबो उसे उसी तरह से टॉर्चर करेगा जैसे उसने उस ड्रीम के अंदर देखा था। ये सोचकर ही ज़ैन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब हम देखते हैं वांग ईजाओ का घर। आप लोगों को याद ना हो तो मैं बता दूं, वांग ईजाओ वही पर्सन है जिसने ज़ैन की हेल्प की थी। ज़ैन का वांग ईजाओ फ्रेंड है और जो मिंग जेई है वो वैन की ज़ैन की फ्रेंड है। ये दोनों ही ज़ैन के दोस्त हैं और जिन्होंने वांग ईबो से बचने के अंदर ज़ैन की हेल्प की थी। जब ज़ैन ने ईबो को शूट किया था तब। मिंग जेई और जो वांग ईजाओ था वो दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वो दोनों ड्राइवर का वेट कर रहे थे जो भी अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर आने वाला था। मिंग जेई जो थी वो बहुत ही बोर हो रही थी तो वो अपना मिरर निकालती है और फिर उसमें अपने आप को देखने लगती है। मिंग जेई अपने लिप्स को देखती है और फिर वो एक टिश्यू पेपर लेती है और फिर मिरर को नीचे रखती है और फिर अपनी लिप्स को वाइप कर लेती है, यानी जो उस पर लिपस्टिक लगी हुई थी उसे वाइप करती है। वांग ईजाओ जो वहीं पर बैठा हुआ था वो अपनी वाइफ को देख रहा था ये सब करते हुए। वो अपने मन में सोचता है इसकी वाइफ बिना सच में अब अपने मतलब इस ब्यूटीफुल से मेकअप के अंदर भी खामियां निकालेंगी। वांग ईजाओ ये सब चीज़ें देख रहा था और सोच रहा था। तभी मेंगजेई जो थी वो अपने लिप्स को हटा लेती है, उस पर जो लिपस्टिक लगी हुई थी उसे, और फिर अपने लिप्स पर एक स्माइल लेकर आती है। वांग ईजाओ मेंगजेई को देखता है और बोलता है, जेई क्या तुम रेडी हो? मेंगजेई स्माइल करती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ। मैं उधर लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैं तैयार होने के अंदर 1 घंटा नहीं लगाती हूँ, मैं बहुत जल्दी रेडी हो जाती हूँ। जो वांग ईजाओ था वो अपने मन में सोचता है कि हाँ सच में तुम आधे 1 घंटा नहीं पूरा 1 से 1.5 घंटा लगाती हो। हाँ, और फिर तुम फाइनली लास्ट में क्या पहनती हो? एक जींस और एक टॉप। ये सोचकर अपने मन में वो स्माइल करता है। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर जो उनका ड्राइवर था वो आ जाता है। ड्राइवर के आने के बाद वो उन दोनों को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद फिर वांग ईजाओ और मिंग जेई दोनों अपने घर से बाहर आते हैं, वो कार में बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर कार को ड्राइवर स्टार्ट करता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं 1 महीने बाद का सीन ज़ैन के घर पर। मिंग जेई और वांग ईजाओ दोनों ही जो थे वो कार में आते हैं और वो अपनी कार को रोड साइड के अंदर पार्क करते हैं और फिर वो दोनों निकल कर बाहर आते हैं और वो ज़ैन के घर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। वांग ईजाओ चलते हुए बोलता है, तुम देखना आज आशियन आएगी और वो सबसे पहले मुझे हक करेगी। मिंग जेई जब ये सुनती है तब वो गिगल करते हुए और स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हारे सपने में ऐसा कभी नहीं होगा, ओके। वांग ईजाओ बोलता है, मैं उसकी फेवरेट चॉकलेट लेकर आया हूँ तो देखना तुम, वो सबसे पहले मेरे पास ही आएगी। जब मिंग जेई ये सुनती है तब वो अपनी एक आईब्रो को रेज करती है और वो उसकी ओर देखती है और बोलती है, तुम छोटी सी बच्ची को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? वांग ईजाओ स्माइल करता है और बोलता है, यस एंड नो, हो भी सकता है, लेकिन देखना तुम, आज वो सबसे पहले मुझे ही हक करेगी और तुम ये देखकर सरप्राइज रह जाओगी। ये बोलकर वांग ईजाओ मिंग जेई को चैलेंज करता है। मिंग जेई बोलती है कि तुम्हारे सपनों में ऐसा कभी नहीं होगा हस्बैंड, तुम अपने सपनों में ही रहो। मिंग जेई आशियन सबसे पहले मुझे गले लगाती है और वो मुझे ही लगाएगी, ठीक है। ये ऐसे मतलब बातें करते हुए दोनों ही ज़ैन के घर के पास आ जाते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। मिंग जेई बोलते हैं, शायद वो घर पर नहीं है। वांग ईजाओ बोलता है, नहीं मुझे कुछ गलत लग रहा है, रुको मैं जैन को कॉल करता हूँ। ये बोलकर वो जैन का फ़ोन मिलाता है लेकिन जैन का फ़ोन नहीं लगता, जैन का फ़ोन बंद था। फिर वांग ईजाओ जो है वो यूबिन को कॉल लगाता है लेकिन यूबिन का भी फ़ोन नहीं मिलता। ये देख कर वांग ईजाओ थोड़ा टेंस हो जाता है। वो अपने फ़ोन को देखता है और फिर घर के पर लगे हुए ताले को देखता है। मिंग जेई बोलती है, क्या हुआ?
वांग ईजो बोलता है, मैंने जैन और यूबिन दोनों को ही कॉल किया लेकिन उन दोनों का ही फ़ोन बंद है। मेंग जेई जब ये सुनती है तो बोलती, क्या ये बहुत ही अजीब है। वांग ईजो अपने मन में कुछ सोचता है और वो डोर को देखता है। फिर वो डोर के पास जाता है और वो उधर जो उसकी कीज़ थी, डोर की चाबियाँ थी, वो निकालता है और डोर को ओपन करता है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर पूरी तरह से गंदा था। मिंग जी बोलती है, ये घर इतना गंदा क्यों है। जैन और यूबिन तो घर को बहुत ही क्लीन रखते हैं, ये घर तो ऐसे मतलब गंदा हो रहा है जैसे 1 महीने से किसी ने साफ नहीं किया था। मिंग जेई बोलती, हाँ तुमने सही कहा, अब हम क्या करें। वांग ईजो बोलता है, हमें नेबर से पूछना चाहिए। मिंग जेई बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें उनसे ही पूछना चाहिए। मिंग जेई और वांग ईजो दोनों को ही शक होने लगता है, इसीलिए वो घर से बाहर आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक ओल्ड आदमी दिखाई देता है जो कि अपने घर में मतलब बाहर था, घर के जो गार्डन एरिया था वहाँ पर, और वहाँ पर अपनी कार धो रहा था। वांग ईजो और मिंग जेई दोनों वहाँ पर जाते हैं। जब वो जो ओल्ड आदमी था वो देखता है कि उनके घर पर कोई मेहमान आया तो वो जाता है, डोर ओपन करता है और बोलता है, ओह मिसेज एंड मिस्टर वांग, आइए आपका हमारे घर पर स्वागत है। वो उन दोनों को स्वागत करता है अपने घर पर। वो दोनों अंदर आते हैं और फिर जो वांग ईजो था वो बोलता है, अंकल शू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जैन और आशियन और यूबिन कहाँ पर है। वो घर पर नहीं है। जब वो मिस्टर शू ये सुनता है तो बोलता है, क्या आ, मुझे आ, मुझे जहाँ तक याद है मैंने 1 महीने से उन्हें नहीं देखा है। मुझे लगा कि वो आपके साथ होंगे, इसीलिए मैंने कभी उस बारे में नहीं पूछा, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है तो मुझे नहीं पता है। अ, अगर वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये सुनने के बाद वांग ईजो और मिंग जेई दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो भी बहुत ही कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वांग ईजो बोलता है कि अगर देखो आपको मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले उनके बारे में तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो वो अंकल बोलता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इसके बाद वो जो अंकल शू था उसे वो अपना फ़ोन नंबर देते हैं और फिर उसके घर से बाहर आ जाते हैं। वो अपनी कार के पास खड़े हुए थे और सोच रही थी कि अब वो क्या करें। जैन और यू बिन कहाँ चले गए दोनों, 1 महीने से वो यहाँ नहीं है। मिंग जी बोलते, हस्बैंड अब हम क्या करें, कहाँ ढूंढे हम उन्हें। वांग ईजो बोलता है, मिंग से मुझे लगता है कि वांग ईबो ने उन सबको किडनैप कर लिया है, क्योंकि पिछले 1 महीने से उन्होंने हमें नहीं तो मैसेज किया है और नहीं कॉल किया है। और जैन और यूबिन आशियन वो तीनों कहीं नहीं जाएंगे बिना हमें बताए हुए। तो इससे साफ साफ यही जाहिर होता है कि इबो ने उन्हें किडनैप किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है। मिंग जेई बोलती है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। वांग ईजो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अभी सभी शहर के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में लो बॉय जिया से ज़रूर बोलूँगा, वो इसकी इन्फॉर्मेशन निकाले और साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करे, कहीं पर हो सकता है किसी ने तो उन्हें देखा हो। जो मिंग जे थी वो बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सबसे जो बड़ी उन लोगों की शॉकिंग न्यूज़ थी वो यही थी कि आशियन यू बिन जैन 1 महीने से तीनों के तीनों लापता हैं। बहुत उनके लिए शॉकिंग थी ये सब चीज़ें। और दूसरा उन्होंने ये नोटिस भी नहीं किया था कि जैन यीबो या फिर किसी ने भी 1 महीने के अंदर उन्हें ना ही तो मैसेज किया है ना ही टेक्स्ट किया है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था इस पर। अब हम दूसरा देखते हैं कार्मेल मेंशन का सीन। शुआन लो जो थी वो अपने रूम के अंदर थी और वो प्रिपेयर हो रही थी और वो अपने आप को मिरर में देख रही थी और स्माइल कर रही थी और वो बोलती है, आई थिंक सब कुछ ठीक होगा, मैं आज लिू हाईक्वान के साथ डेट पर जा रही हूँ। ये बोलकर ही वो ब्लश कर जाती है और स्माइल करती है और वो सोचती है कि सभी चीज़ें काश ठीक हो जाएं, कुछ भी गलत ना हो। ये सोच कर ही वो स्माइल करती है। फिर वो परफ्यूम की बोतल निकालती है, फिर वो अपने हाथों और नेक पर परफ्यूम लगाती है और फिर वो स्माइल करती है और वहाँ से उठकर वो सीधी अपने रूम से बाहर आ जाती है। फिर वो एक पिलर के पास खड़ी हो जाती है और वो लिू हाईक्वान का वेट करने लगती है। जब उसे नहीं दिखता कि वो नहीं आ रहा तो फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन को वो स्क्रॉल करने लगती है। वहीं पास से जो जू जेनजिंग था वो गुजर रहा था। तभी अचानक से वो रुक जाता है जब उसकी नज़रें शुआन लू पर पड़ती है। शुआन लू का फेस जू जेनजिंग की ओर नहीं था, उसकी पीठ थी। शुआन लू बिल्कुल बिजी थी अपने आप में, वो ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ का। जो जू जेनजिंग था वो शुआन लू को देखता है, मतलब फेस नहीं देखता, वो उसकी पीठ ही देखता है। ये देखने के बाद फिर वो चारों तरफ देखता है तो उसे हॉल के अंदर कोई नज़र नहीं आता। ये देखकर जो जू जेनजिंग था वो एक डबल सी स्माइल देता है और फिर वो शुआन लू की ओर चलना शुरू कर देता है। वो उसकी ओर चलते हुए धीरे से मम्बल करते हुए बोलता है, सेक्सी। और फिर वो जल्दी से आता है और वो शुआन लू को पीछे से हग कर लेता है। शुआन लू इससे बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो जल्दी से पीछे टर्न होती है और वो जू जेनजिंग को पुश कर देती है, जिससे जू जेनजिंग उससे साइड हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जू जेनजिंग जैसे ही शुआन लू का फेस देखता है तब
वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसे याद आता है कि ईबो ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा था। ये देखते ही ज़ू ज़ेनसिंग बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने नहीं सोचा था कि आप हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुआन लू गुस्से में बोलती है, यू तुम घटिया इंसान। तभी ज़ू ज़ेनसिंग बोलता है, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे मुझे लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर, वो आई एम सॉरी, आप पीछे से बिल्कुल उसकी तरह देखती हैं, इसलिए मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बस गलती से ही हुआ था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था आपके साथ ऐसा करने का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलकर यू ज़ेनसिंग शुआन लू से झूठ बोलता है। तभी अचानक से वहाँ पर लिू हाईक्वान आते हुए बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ। शुआन लू जब लिू हाईक्वान की आवाज़ सुनती है तो वो जल्दी से पीछे टर्न होती है और देखती है कि वहाँ पर लिू हाईक्वान है। शुआन लू जल्दी से भाग कर जाती है तो लिू हाईक्वान उसे हक कर लेता है और फिर वो उसे अपने पीछे छुपा लेता है। फिर वो ज़ू ज़ेनसिंग को देखता है और बोलता है, ज़ू ज़ेनसिंग, क्या तुमने फिर से शुआन लू के साथ मिसबिहेव किया है? ये सुनने के बाद जो ज़ू ज़ेनसिंग था वो अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो मतलब बोलता है कि आई एम सॉरी, वो गलती से हो गया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। लिू हाईक्वान शुआन लू को देखता है, फिर वो उसे गले लगाता है और गुस्से में लिू हाईक्वान ज़ू ज़ेनसिंग को देखता है। ज़ू ज़ेनसिंग अपनी आइज़ को मतलब टर्न कर लेता है, वो बिल्कुल भी उसे आइज़ कांटेक्ट नहीं कर रहा था। शुआन लू को हक करने के बाद लिू हाईक्वान बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ, कोई तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? शुआन लू जब ये सुनती है तो स्माइल करती है और बोलती है। फिर लिू हाईक्वान शुआन लू को देखता है, फिर वो उसकी कमर पर हाथ रखता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये देख कर तो शुआन लू बहुत ही ज़्यादा ब्लश करती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी जो लिू हाईक्वान था वो अपने एक हाथ से शुआन लू के चिन को पकड़ता है, उसकी फेस को ऊपर करता है और वो उसके लिप्स पर उसे किस करता है। ये देख कर तो शुआन लू और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, उसका चेहरा पूरा रेड हो जाता है और वो अपने फेस को जो लिू हाईक्वान था उसकी चेस्ट में छुपा लेती है। लिू हाईक्वान बोलता है उसे देखते हुए, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज। शुआन लू स्माइल करती है। फिर लिू हाईक्वान बोलता है, तो क्या फिर तुम तैयार हो? शुआन लू बोलती है, हाँ मैं रेडी हूँ। इसके बाद फिर लिू हाईक्वान शुआन लू का हाथ पकड़ता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं नाइट का सीन। जैन और ईबो दोनों ही अपने रूम के अंदर थे। रूम के अंदर बहुत ही कम रोशनी थी, सिर्फ एक लैंप ही जल रहा था, वो भी बहुत ही धीमी रोशनी के अंदर। और रूम के अंदर दोनों की बॉडीज पूरी तरह से स्वेट से भरी हुई थी, दोनों बहुत ही बुरी तरह से हाँफ रहे थे। जैन रोते हुए बोल रहा था, इबो इबो प्लीज़ स्लो, तुम मुझे हर्ट कर रही हो, इबो प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुको। लेकिन इबो पर इस चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वो और भी ज़्यादा डीपर जैन के अंदर उसे पुश करता जा रहा था, जिससे जैन सिर्फ पेन की आवाज़ें निकाल रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार फिर इबो जैन के साथ इंटीमेट हो रहा था, या बोलें कि उसे फोर्स कर रहा था। जैन बस ईबो के नीचे था और वो बार बार जैन ईबो को रुकने के लिए बोल रहा था, उसे स्लो होने के लिए बोल रहा था। लेकिन जैन की इन बातों का ईबो पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो हर बार जैन के अंदर और भी डीपर जा रहा था और भी ज़्यादा हार्डर उसे पुश कर रहा था, जिससे जैन बहुत ही ज़्यादा पेन के अंदर था और वो बार बार बोल रहा था, ईबो ईबो प्लीज़ मत करो। लेकिन ईबो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ईबो अपने कोल्ड फेस के साथ जैन को देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। वो फिर से जैन के साथ इंटीमेट होता है बहुत बुरी तरह से। और जैन और ईबो का ये थर्ड राउंड था, लेकिन ईबो रुकने को रेडी नहीं था। वो हर बार जैन के साथ हार्डली इंटीमेट हो रहा था और जैन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे बहुत ही पेन हो रहा था उसकी बॉडी में। वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था, वो नहीं चाहता था ये सब चीज़ें। ईबो जैन के बर्ड चिक्स को पकड़ता है और उन्हें स्क्वीज़ करता है, जिससे जैन को पेन होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी पेन की वजह से। जैन को प्लेजर तो फील नहीं हो रहा था, हाँ उसे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ईबो पर जैसे मानो असर ही नहीं पड़ रहा था इन सब चीज़ों का। ईबो फिर अपने आप को जैन के अंदर से बाहर निकालता है, फिर दोबारा से वो जैन के अंदर अपने आप को इंसर्ट करता है, जिससे जैन को पेन होता है। जैन बोलता है, ईबो ईबो प्लीज़ मत करो, मुझे मुझे हर्ट हो रहा है, तो ईबो प्लीज़। ईबो गुस्से में जैन को देखता है और बोलता है, शट अप। जैन बोलता है, तुम एक बीस्ट हो, तुम पूरी तरह से बीस्ट हो। ईबो बोलता है, हाँ हूँ मैं बीस्ट, और मुझे बीस्ट में कन्वर्ट तुमने ही किया है जैन। ये बोलकर ईबो फिर से जैन के साथ इंटीमेट होता है। जैन को दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, वो बार बार बोल रहा था ईबो से रुकने के लिए, लेकिन ईबो उसकी बात ही नहीं मान रहा था। जैन की आंखें पूरी आंसुओं से भर चुकी थी, उसका विज़न भी ब्लरी हो रहा था। जैन फिर अपने आप को नहीं रोकता। जैन उठता है, ईबो को पुश करता है, अपने आप से दूर करता है और जैन एक स्लैप ईबो के गाल पर मार देता है।
जैन अपने हाथ को देखता है और फिर वो ईबो को देखता है। ईबो का फेस साइड हो गया था। ईबो अपने फेस को जैन की ओर करता है। जैन का हाथ पूरी तरह से कांप रहा था। जैन बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर देना। वो तुम मुझे हर्ट कर रहे थे, तुम फोर्स कर रहे थे मुझे, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। मैं जानबूझ के नहीं मारना चाहता था। आई एम सॉरी। ईबो गुस्से में जैन को देखता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। जैन पूरा डर चुका था। जैन बोलता, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ईबो जैन को गुस्से में देखता है और फिर वो अपने लोअर पार्ट को जैन के अंदर से बाहर निकालता है, जिससे जैन पेन के अंदर चिल्लाता है ईबो के इस सडन एक्शन से, क्योंकि उसे दर्द हुआ था। ईबो फिर बेड से उठ जाता है जैन को छोड़ के और वो सीधा ड्रॉवर की ओर चला जाता है। जैन अपने आप को देखता है और फिर वो एक रिलीफ फील करता है। जैन अपने मन में सोचता है कि ईबो को थप्पड़ मारना ही उसका लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि ईबो उसे हर्ट कर रहा था, वो और नहीं सह सकता था। शायद इससे ईबो समझ जाएगा उसने पहले ही जैन को बहुत ही हर्ट कर दिया है, तो अब ईबो उसे और हर्ट नहीं करेगा। हाँ, उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर रही है, तो अब वो नहीं करेगा। ये सोचकर जैन रिलीफ फील करता है और वो स्माइल करता है। ईबो जो था वो ड्रॉवर के पास आता है। पास आने के बाद वो ड्रॉवर को ओपन करता है और उसमें से वो चाकू निकालता है। वो चाकू निकाल कर सीधा बेड पर आ जाता है और फिर बेड पर आने के बाद वो जैन के दोनों हाथ पकड़ता है। जैन शॉकिंगली जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो ईबो को देखता है। जैन बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है जब वो ईबो के हाथ में नाइफ को देखता है। ईबो जैन को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। जैन बोलता, ईबो ये तुम। लेकिन तभी ईबो जैन का हाथ पकड़ता है जिस हाथ से जैन ने ईबो को स्लैप किया था, और वो बोलता है, जैन इसी हाथ से तुमने मुझे स्लैप किया था ना जैन। अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे स्लैप करने की। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें तुम्हारी जगह कहाँ है और मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें रिग्रेट होगा, तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे। ये बोलकर ईबो जो है वो जैन का हाथ पकड़ता है और अपने एक हाथ में जो उसके नाइफ था वो उससे जैन के हाथ को ओपन करता है, उसकी पाम को, और उसकी पाम्स के अंदर वहाँ पर वो चाकू से कट बना देता है। जैन बहुत ही जोर से चिल्लाता बोलता है, नहीं ईबो ईबो प्लीज़। लेकिन तब तक उसने जैन का हाथ काट दिया था। ब्लीडिंग हो रही थी जैन के हाथ से। जैन जल्दी से अपने हाथ को पकड़ लेता है और रोता है और बोलता है, ईबो प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। लेकिन ईबो फिर जैन के दोनों हाथों को पकड़ता है कस के और उसे दोबारा से बेड पर पिन करता है और फिर जल्दी से जैन के ऊपर आता है। जैन की लेग्स को स्प्रेड करता है और वो फिर से जैन के अंदर अपने आप को एंटर करवाता है और वो फास्टली फिर से जैन के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। जैन बार बार बोल रहा था, ईबो ईबो प्लीज़, आई एम सॉरी प्लीज़, मैं तुम्हें जानबूझ के थप्पड़ नहीं मारना चाहता था, कोई गलती से हो गया था, आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। लेकिन ईबो जैन की कोई बात नहीं सुन रहा था, वो पूरा पागल हो चुका था। ईबो जैन के साथ इंटीमेट होता है फास्टली, फिर वो जैन के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है। जैन कुछ भी नहीं करता, वो बस स्टिल ऐसे ही लेटा रहता है और वो इस पेन को बियर करता है। फिर ईबो जैन के अंदर रिलीज़ होने के बाद अपने आप को जैन के अंदर से बाहर निकालता है। जैन अपने आप को कडल कर लेता है। वो बिल्कुल भी ईबो की ओर नहीं देखता, वो स्टिल रो रहा था। उसके पास सब कुछ था ही नहीं करने के लिए। जैन को बहुत ही बुरी तरह से उसके हाथ के अंदर पेन हो रहा था। वो जैन को देखता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है। लेकिन जैन बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता, वो बस ऐसे ही चुपचाप लेटा रहता है। जैन को पेन हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। ईबो जैन को देख रहा था, उसके हर एक एक्शन को, कि जैन क्या कर रहा है। ईबो फिर चारों तरफ देखता है, तभी उसकी नज़रें एक हैंकरचीप पर जाती हैं। ईबो उस हैंकरचीप को पकड़ता है, अपने हाथों में लेता है उसे और फिर वो जैन के हाथ को पकड़ता है। लेकिन जैन ईबो को देखता है, अब उसका पूरा जो फेस था वो वेट हो चुका था। जैन ईबो को देखता है और फिर वो अपने हाथ को पीछे खींचने लगता है। जैन बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था रुकने के लिए, मैंने गलती से वो सब किया था। मैं तुम्हें नहीं करना चाहता था स्लैप, लेकिन तुमने क्या किया। तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मेरे हाथ को काट दिया। ईबो बहुत ही बुरी तरह से देख रहा था कि जैन कितना डर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वो सिर्फ जैन की ओर चुपचाप देखता रहता है, उसकी ओर ग्लेयर करता है। फिर वो उठता है और वो जैन के हाथ पर उस हैंकरचिप को बांध देता है। जैन फिर जल्दी से अपने और ईबो के बीच में एक डिस्टेंस बना लेता है। वो बहुत बुरी तरह से ईबो से डर रहा था। ईबो फिर कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप बेड से उठ जाता है और वो जैन को ही देखता है कि जैन कितनी बुरी तरह से ईबो से और भी ज़्यादा डर रहा है।
इबो फिर बेड से उठता है, जो फ्लोर पर नीचे कपड़े गिरे हुए थे उन्हें उठाता है, बेड पर रखता है और फिर वो ब्लैंकेट जो था उसे लेता है और जैन को उससे कवर कर देता है। इबो फिर जैन को देखता है, जैन अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट के अंदर हाइड कर लेता है, अपने नीज के अंदर अपना फेस छुपा लेता है और रोता रहता है साइलेंटली। इबो देख रहा था, उसे भी सुनाई दे रही थी जैन के रोने की आवाज़, कि वो किस तरह से अपने आप को साइलेंट कर रहा है और वो कितने मतलब मुश्किल से कोशिश कर रहा है कि वो न रोए, फिर भी उसे सुनाई दे रहा था इबो को। इबो फिर फ्रस्ट्रेशन के अंदर अपने बालों को पकड़ता है और उसे खींचता है, मतलब उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर ही, वो कैसे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसका गुस्सा बहुत ही हाई लेवल पर जा रहा था। इबो फिर जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाता है और वो जल्दी से डोर को बंद करता है और फिर वॉशरूम के अंदर आने के बाद वो अपने आप को मिरर में देखता है। फिर वो एक पंच मिरर पर लगा देता है, जिससे कि जो कांच था वो टूट जाता है और इबो के जो हाथ था उसकी स्किन के अंदर जो कांच थे वो चले जाते हैं और उसके हाथ से भी खून निकलने लगता है। लेकिन इबो को इससे पेन नहीं हो रहा था, वो पेन उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि उसके हार्ट में हो रहा था। इबो को बहुत ही ज़्यादा उसका पेन जो था वो हर्ट कर रहा था, बहुत बुरी तरह से दर्द दे रहा था उसका हार्ट। इबो की आंखों से सडनली आंसू गिरने लगते हैं। इबो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो अपने लिप्स को बाइट कर लेता है, अपने आप को शांत करता है। थोड़ी देर के बाद वो शांत होता है, फिर शावर के नीचे जाता है, वो मतलब शावर को ऑन करता है। जो पानी था वो इबो की बॉडी पर गिर रहा था, जिससे इबो को थोड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही मतलब अजीब सी फीलिंग फील हो रही थी, वो बहुत ही अलग तरह से फील कर रहा था। कुछ देर के बाद इबो शावर लेता है, शावर लेने के बाद फिर वो जो बाथरोब था उसे पहनता है, फिर वो एक वेट टॉवल लेकर बाथरूम से बाहर आता है, फिर वो जो वेट टॉवल था उसे मेज पर रखता है और फिर जैन को देखता है और फिर वो जाता है और वो ब्लैंकेट को खींचता है, लेकिन जैन जो था वो ब्लैंकेट को और भी कसकर पकड़ लेता है। ईबो जब ये देखता है तब वो बोलता है, जैन ये सब चीज़ें हरकतें मत करो, ठीक है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, वरना मैं। ईबो इतना ही बोलता है कि जैन चिल्लाते हुए जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं प्लीज़, मैं हटा रहा हूँ ब्लैंकेट। ये बोलकर जैन जल्दी से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। ईबो जैन को देखता है, जैन नीचे देख रहा था, लेकिन उसके फेस के अंदर डर और जो मतलब गुस्सा बोल सकते हैं, फियर था, वो पूरी तरह से दिख रहा था। लेकिन ईबो फिर कुछ नहीं करता, वो अपनी आइज़ को बंद करता है और फिर वो उस वेट टॉवल को लेता है और फिर वो बेड पर आता है। इबो जैन को देखता है और फिर वो बहुत ही कामली बोलता है, जैन मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। जैन कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठा रहता है ऐसे ही, और लेकिन वो अपने आप को रोने से और सोबिंग करने से नहीं रोक पाता है। जैन साइलेंटली रोता रहता है। इबो जैन को अच्छे से साफ़ करता है, उसे अच्छे से क्लीन करता है वेट टॉवल से, और फिर वो जैन को ब्राइडल सर में कैरी करता है, उसे लेकर वो काउच पर आता है, उसे बैठा देता है, फिर जैन की हेल्प करता है वो कपड़े पहनाने के अंदर। जैन पूरे टाइम चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसे कपड़े पहनाने के बाद ईबो जाता है, फिर वो बेडशीट को भी चेंज करता है। बेडशीट चेंज करने के बाद फिर उसके बाद जो ईबो है वो जितना भी मतलब मैस रूम के अंदर फैला हुआ था, खुद से ही उन सब चीज़ों को क्लीन करता है, अच्छे से सब मैसी रूम को ठीक करता है। फिर तभी अचानक से ईबो देखता है कि कोई डोर पर नॉक कर रहा है, कोई डोर पर आया था और वो नॉक कर रहा था। ईबो और जैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो फिर जल्दी से जैन के पास आता है, वो उसे अपनी गोद में कैरी करता है और वो उसे बेड की ओर ही ले जा रहा था। तभी अचानक से ईवो और जैन दोनों ही सुनते हैं कि आशियन रो रही है। जैसे ही ईवो ये सुनता है तब वो जैन की ओर देखता है। जैन बोलता है, आशियन। ईवो फिर जल्दी से जैन को बेड पर रखता है, फिर वो जल्दी से जाता है डोर के पास और डोर को ओपन करता है। जैसे वो डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर देखता है कि आशियन खड़ी हुई थी वहाँ पर और वो रो रही थी और यूबिन भी वहीं पर था। ईवो जब देखता है कि आशियन रो रही है तो वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है और बोलता है, आशियन बेबी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तभी यूबिन बोलता है, इबो आशिन को जैन चाहिए, वो पिछले 1 घंटे से रो रही है। मैंने उसे शांत करवाने की कोशिश की लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही है। वो चाहती है कि वो ईबो के जैन के साथ सोए, इसीलिए वो बार बार जिद कर रही थी। मैं क्या करूँ। ईबो आशिन को देखता है, वो उसे हग करता है और फिर वो जल्दी से उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, आशिन बेबी जाओ अपनी मम्मा के पास सो जाओ। आशिन जब ये सुनती है तब वो अपने सर को हाँ में हिलाती है और वो जल्दी से रोते हुए भाग जाती है जैन के पास। वो जल्दी से बेड पर आती है और जैन को हग कर लेती है। जैन आशियन को देखता है, वो भी उसे हग करता है और फिर वो जल्दी से उसके पूरे फेस पर किस करता है और बोलता है, आशियन बेबी तुम क्यों रो रही थी। हाँ। आशियन जैन को हग करती है और बोलती है, आई मिस यू ममा। जब जैन ये सुनता है तब वो स्माइल करता है, बोलता है, आशियन बेबी तुम्हें रोने की ज़रूरत है, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मेरे साथ सो जाओ, ठीक है। ये बोलकर जैन जो है वो आशियन को पैम्पर करता है। उसके बाद जैन लेट जाता है और फिर आशियन भी जैन के पास लेट जाती है और वो जैन को हग कर लेती है। यूबिन और ईबो दोनों वहाँ पर खड़े हुए थे डोर के पास और वो जैन और आशियन को देख रहे थे। इसके बाद ईबो जो है यूबिन को देखता है और बोलता है, तुम अब जा सकते हो यहाँ से। यूबिन अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो वहाँ से अपने रूम के लिए निकल जाता है। ईबो फिर डोर को बंद करता है और फिर वो बेड के पास आता है।
फिर वो आशियन और जैन को देखता है। फिर वो चुपचाप बेड के पास आकर मतलब लेट जाता है और आशियन को कडल कर लेता है। जैन अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। वो बिल्कुल भी ईबो को नहीं देखना चाहता था। ईबो जैन की ओर देखता है, उसकी ओर ग्लेयर करता है। फिर वो चुपचाप वो लैंप को बंद करता है, आशियन को कडल करके सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। जैन और आशियन अभी भी रूम के अंदर पीसफुली सो रहे थे। जैन की आदत थी कि वो जल्दी उठ जाता था, लेकिन जब से उसे यीबो ने कैद किया है इस मेंशन के अंदर और इस रूम के अंदर, उसकी आदत जो थी वो पूरी तरह से स्पाइल हो चुकी है। जैन अपने हाथों को मूव करता है और अपनी जैसे ही वो मुट्ठी को ओपन करता है तभी उसके हाथ में उसे पेन होता है। जैन बोलता है आउच, और वो जल्दी से उठ जाता है और अपने हाथ को देखता है और फिर वो बोलता है वो बहुत ही क्रूर है। तभी अचानक से आशियन बोलती है गुड मॉर्निंग मम्मा। जैन आशियन को देखता है और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। फिर जैन जल्दी से आशियन की चिक्स पर किस करता है और फिर आशियन भी जैन के चिक्स पर किस करती है। फिर जैन टाइम को देखता है और बोलता है ओह नो 9 बज गए। फिर वो आशियन को देखता है और बोलता है आशियन बेबी चलो बात लेते हैं। आशियन स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ मम्मा मुझे बात तलते खेलना है। जैसे ही जैन ये सुनता है तो वो गिगल करता है और स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो बेड से जैसे ही उठता है तो उसे एक शार्प पेन अपनी लोअर बॉडी के अंदर फील होता है। जैन को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। जैन जल्दी से बेड की ओर बेंड हो जाता है और वो सपोर्ट के लिए बेड को पकड़ लेता है। जब आसियन जैन को ऐसे देखती है तब वो जैन के लिए बहुत ही ज़्यादा डरती हुई बोलती है मम्मा हाँ आप ठीक तो है ना, कि क्या हुआ आपको। जैन आशियन को देखता है और बोलता है हाँ कुछ नहीं आशियन बेबी, मैं ठीक हूँ। आशियन जल्दी से बेड से नीचे उतरती है और वो जैन का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो उसे पकड़ते हुए वॉशरूम की ओर ले जाने लगती है। जैन अपने मन में सोचता है हर डे ईबो मुझे मुझे फोर्स करता है, एवरी डे वो मेरे साथ इंटीमेट होता है, जिस 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 वजह से मुझे बॉडी पेन से सफ़र होना पड़ रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बस इस पेन को वियर कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी के सामने रो भी नहीं सकता हूँ। मैं उसे नहीं बता सकता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। इसीलिए मुझे हर रोज़ उसके सामने अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि मैं उसके सामने न रोऊँ। मैं क्या करूँ, मैं और अब चीज़ें सफ़र नहीं कर सकता हूँ। जैन ये सब सोचते हुए ही बाथरूम तक आ जाता है। आशियन और जैन दोनों वॉशरूम में जाते हैं। उसके बाद जैन खुद फ्रेश अप होता है, ड्रेसअप होता है। उसके बाद वो आशियन को भी करता है। फिर जैन आशियन के साथ रूम से बाहर आता है। कई दिन हो गए थे वो इस रूम से बाहर निकला था, क्योंकि आशियन चाहती थी कि जैन उसके लिए कुछ खाना बनाए, इसीलिए जैन आज इतना दिनों के बाद इस रूम से बाहर निकला था। आशिया ने जैन से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मतलब जैन कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके लिए आशिया ने रोना शुरू कर दिया था। ईबो ने जो है वो जैन को किचन में जाने की परमिशन दे दी थी। जब जब आशियन को खाना उसके हाथ का खाना हो तो जैन उसके लिए खाना बना सकता है। इसलिए आज जैन आशियन के साथ रूम से बाहर निकला था। आशियन और जैन गैलरी से होते हुए सीधा सीढ़ियों के पास आते हैं और वो जा ही रहे थे कि तभी अचानक से जैन की नज़रें हॉल पर पड़ती है। जैसे वो वहाँ पर कुछ देखता है वो वहीं पर ही रुक जाता है। जैन और आशियन दोनों ही अपने सामने जो सीन था उसे देख रहे थे। एक गर्ल जिसने ईबो को गले लगाया हुआ था सबके सामने, और ईबो ने उसे बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं किया था। वो लड़की दिखने में बहुत ब्यूटीफुल थी। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, हाई हील्स थे ब्लैक कलर के, और सच में अगर कोई उस लड़की को देखता तो सच में उसमें प्यार में पड़ जाता। वो लड़की सच में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसके हेयर्स जो थे वो मिडल के थे। वो लड़की ईबो को हक किए हुई थी और उसकी बैक को सहला रही थी, लेकिन ईबो ने बिल्कुल भी उस लड़की को हक बैक नहीं किया था। जैन चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था और उसे अजीब सी फीलिंग अपने हार्ट के अंदर फील हो रही थी। उसके हार्ट में दर्द हो रहा था। जैन के नीज जो थे वो वीक हो जाते हैं और वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए किसी चीज़ को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे मतलब अजीब फील हो रहा था। वो गिरने वाला था, लेकिन वो पकड़ लेता है किसी चीज़ को। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरने लगते हैं। ईबो जो था उसे फील होता है कि जैसे कोई तो उसे देख रहा है। ईबो इधर उधर देखता है, तभी अचानक से उसकी नज़रें सीढ़ियों पर जाती हैं जहाँ पर जैन खड़ा हुआ था और वो उसे ही देख रहा था। ईबो और जैन कंटिन्यूसली कुछ देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं। वो जो लड़की थी उसने जैन के यहाँ पर होने की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोची थी, मतलब उसे जैन की प्रेजेंस वहाँ पर है, जैन ये उसे नहीं पता था। तो वो लड़की जैन की बैक को सहला रही थी और ईबो चुपचाप साइलेंटली बस जैन को ही देख रहा था। जैन सबसे पहले अपनी कसकर मुट्ठियों को बंद कर लेता है, हाथों की उसे गुस्सा आ रहा था। जैन फिर अपने हाथ को हटा लेता है जिससे उसने अपने आप मतलब पकड़ा हुआ था सहारा लेने के लिए, और वो ईबो को ही देख रहा था। ईबो जैन को देख रहा था हेड से टॉप तक, और उसे जैन को देखकर समझ आ गया था कि ईबो जैन इस वक्त वीक फील कर रहा है। जैन ईबो को देखता है और एक स्माइल करता है डेविल सी, और फिर वो उस लेडी को हक कर लेता है। ईबो उसके कमर से उसे पकड़ता है और टाइट करके पकड़ लेता है। जैन ये देखता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत।
बुरी तरह से एक अननो पेन उसके हर्ट में था जो उसे हर्ट पहुंचा रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। ईबो वहीं पर खड़ा हुआ था और वो जैन को अच्छे से देख रहा था और उसके फेस पर स्मिक था। जैन को ईबो उस लड़की को हग किए हुए ही जैन को देख रहा था और उसके फेस पर बड़ी वाली स्माइल थी। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद आपको एक जेलस जैन देखने को मिलेगा। जैन सच में बहुत ज़्यादा जेलस होने वाला है, तो देखते रहिएगा नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। ओके।